अखिलेश जी, और क्या जानकारी इस पहली सूची को लेकर? कई बड़े चेहरे यहाँ पर देख रहे हैं कि उन पर पार्टी ने दाव नहीं खेला है। कई बड़ी सीटों पर, इंपॉर्टेंट सीट्स पर प्रत्याशियों को बदला गया है। उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी समझ आती है? देखिए, विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहा है बीजेपी का। बीजेपी को लगता है कि जो उसका स्ट्राइक रेट है बिहार में, जो कि कभी 80% तो कभी 90% तक जाता है, वो स्ट्राइक रेट उसको बरकरार रखना है। और यही कारण है कि विनेबिलिटी को ही सबसे बड़ा फैक्टर मानते हुए कई सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने का भी बीजेपी ने फैसला किया था। आप ये लिस्ट मेरे पीछे देख सकती हैं। इसमें कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने उन पर भरोसा किया, उनको टिकट दिया है। नंदकिशोर यादव को आपने अभी सुनवाया, उनका टिकट काट दिया गया है। वो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी उनको किसी और सम्मानजनक रास्ते से ला सकती है। विधान परिषद में भी उनको सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि वो नई पीढ़ी के नए खून की बात कर रहे थे, तो बीजेपी का भी इरादा यही था बिहार में इस लिस्ट को फाइनल करते समय कि बीजेपी का जो बिहार का नेतृत्व है उसमें अब नया खून उसको डाला जाए। और यही कारण है कि ये कई सीटों पर बदलाव किया गया है। आप एक एक करके लिस्ट देख सकती हैं। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, इन्हें यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, इनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खजौली सीट से बीजेपी ने अरुण शंकर प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। बिस्फी सीट जो है वहाँ से हरिभूषण ठाकुर बचौल, इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। राजनगर, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ से सुजीत पासवान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झंझारपुर सीट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, यहाँ से नीतीश मिश्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह अगर आगे नाम देखें तो छातापुर सीट है, यहाँ से नीरज कुमार सिंह बबलू, इन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अगली सीट आती है नरपतगंज की, जहाँ से श्रीमती देवंती यादव को टिकट दिया गया है। ये जो पहली सूची आई है इसमें 9 महिलाओं को बीजेपी ने उतारा है, उनमें से एक देवंती यादव है, जो कि नरपतगंज से चुनाव मैदान में है। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके बाद सिकटी सीट आती है, यहाँ से विजय कुमार मंडल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। किशनगंज सीट है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से बीजेपी ने स्वीटी सिंह को टिकट दिया है। इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो बनमनखी, जो कि एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ से कृष्ण कुमार ऋषि को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद आप नीचे आते हैं पूर्णिया की सीट पे, यहाँ से विजय कुमार खेमका को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये पहली सूची है। एक एक करके सारे नाम हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद अगली लिस्ट में नाम आता है सीट का कटिहार का, यहाँ से तारकिशोर प्रसाद, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। प्राणपुर सीट, यहाँ से श्रीमती निशा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। कोढ़ा, जो कि एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ से कविता देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। सहरसा सीट से आलोक रंजन झा को उतारा गया है। तो यानी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसका पूरा ध्यान बीजेपी ने अपनी इस पहली सूची में रखा है। इसके बाद अगली सीट आती है गौरा बोराम की, यहाँ से सुजीत कुमार सिंह को भी। जी अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर, पूरी सूची से जुड़ी हर एक जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक और बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। 71 उम्मीदवारों के नाम इसमें सामने आए हैं। पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम है। तारापुर से सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रमुख उम्मीदवारों के भी यहाँ नाम नजर आ रहे हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, तारापुर से सम्राट चौधरी को। तो पहली लिस्ट में कुल 71 कैंडिडेट्स के नाम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट भी किया है। मनोरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की जो पहली सूची है इसमें कई बड़े नाम हम देख रहे हैं कि रिपीट भी किए गए हैं। जी हाँ, कई बड़े नाम है और कई बड़े मंत्री भी हैं। मैं आपको यदि पढ़ के बताऊं तो कई बड़े मंत्री को रिपीट किया गया है। जैसे सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजीव चौरसिया, दरभंगा से संजय सरावगी, ये सारे नाम जो हैं इन सब नामों को रिपीट किया गया है। 2 जो हैं अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनको रिपीट किया गया है, और 2 जो मौजूदा पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनको भी रिपीट किया गया। तो बीजेपी ने कुछ नाम काटे हैं और उसको आप कह सकते हैं कि विनेबिलिटी उसका क्राइटेरिया होगा। 9 महिला उम्मीदवार हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 वर्तमान उप मुख्यमंत्री और 6
वर्तमान मंत्री को 71 की सूची में जगह मिली है और कई ऐसे नाम हैं जो कि पहली बार लड़ेंगे, जैसे कि सम्राट चौधरी तारापुर से, और जैसा कि मैंने कहा रामकृपाल यादव जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उनको भी इसमें जगह दी गई है। बिल्कुल, तो 71 प्रत्याशियों में 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। बीजेपी की लिस्ट का जो नंबर गेम है वो हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों के नाम हैं और कई बड़े चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार हम लिस्ट से जुड़ी एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। ये पहली सूची है जो सामने आई है बीजेपी की। 71 उम्मीदवार हैं इसमें, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के भी इसमें नाम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को जो रिपीट किया है। पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है और अपने सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है। मनोज्ञा, क्या अपडेट आपके पास मनोज्ञा? देखिए, अभी और आज ज्वाइनिंग भी होनी है भारतीय जनता पार्टी में आज 5 बजे, और भी कई लोगों की शिरकत करने की बात और संभावनाएं आ रही हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है और इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो वर्तमान में विधायक हैं जेडीयू में या आरजेडी में। पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि लगातार इधर से उधर ज्वाइनिंग हो रही है, जिसमें सिटिंग विधायक ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या ये अगली लिस्ट की भी तैयारी है या फिर सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की तैयारी है? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। अगर हम बात करें तो कल ही जिन्होंने ज्वाइन किया था पूर्व सांसद पिंटू कुमार, वो उनको भी आज टिकट दे दी गई है। और टिकट की बात अगर करें और उम्मीदवारी की बात करें तो आज और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। शाम को 5 बजे जब ज्वाइनिंग होगी तो ये समझ में आएगा क्या उन्हें भी उम्मीदवारी दी जा रही है, क्या उन्हें भी इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और 6 वर्तमान मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो ये जो पहली लिस्ट सामने आई है, अखिलेश जी, इसके नंबर गेम के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 9 महिला उम्मीदवार भी हैं, कई बड़े मंत्रियों को यहाँ पर जगह दी गई है, कई मौजूदा मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। बिल्कुल, और कई विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है। इसके साथ ही 9 महिलाओं को इसमें टिकट दिया गया है। साथ ही 6 जो वर्तमान मंत्री हैं इन पर भी बीजेपी ने भरोसा करते हुए इनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो अब 30 सीटें ही बीजेपी की बची है, क्योंकि बीजेपी का जो कोटा है एनडीए में सीटों का, उसमें 101 का कोटा है और इस लिहाज से 30 सीटों पर ही अब बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। और जाहिर सी बात है कि इसमें हर सीट के ऊपर बीजेपी को ये ध्यान रखना है कि जो बाकी दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ समीकरण किस तरह से बैठते हैं, क्योंकि जो रणनीति बनाई गई है एनडीए की, वो रणनीति हिसाब से बनी है कि हर जिले में ये देखा जाए कि जो भी कैंडिडेट्स अलायंस पार्टनर्स को दिए जाते हैं वहाँ पर जाति समीकरणों को साधा जाए। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए एक जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से अगर एक बीजेपी अपने 2 जगह पर अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग से खड़े कर रही है, तो फिर ये कोशिश की जाएगी कि जो जेडीयू के कोटे की अगर सीट आ रही तो वहाँ से ओबीसी या ईबीसी को टिकट दिया जाए या फिर किसी दूसरे वर्ग को टिकट दिया जाए। तो इस तरह से बीजेपी की कोशिश होगी कि इसमें ध्यान रखा जाए जाति समीकरणों को साधने का भी। जैसा हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो 71 की सूची आई है इसमें किसी भी मुस्लिम वर्ग के उम्मीदवार को बीजेपी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। शहनवाज हुसैन का नाम जरूर चल रहा था, वो पहले भी रह चुके हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने उनको फिलहाल मौका नहीं दिया है। कम से कम इस पहली सूची को देख करके यही लग रहा है। तो नंबर्स के हिसाब से यही है, बीजेपी चाहती है कि जो उसका स्ट्राइक रेट है वो बना रहे। और साथ ही ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं एन वक्त पर, उनको भी पार्टी ने सम्मान देते हुए इस सूची में जगह दी है। तो जाति समीकरणों को साधा गया है, विनिबिलिटी का फैक्टर है उसका भी ध्यान में रखा गया है। और साथ ही अब ये भी देखना होगा कि जो बाकी 30 नाम आते हैं उनमें बीजेपी किस तरह का कास्ट कॉम्पोजिशन रखेगी। बिल्कुल, ये तो पहली सूची है। मनोरंजन जी, अब आगे जो उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, क्या लगता है कि एक पैटर्न यहाँ पर सेट कर दिया गया है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया गया है और इसी के आधार पर अब आगे के नाम भी देखने को मिलेंगे? जी हाँ, जो पहले फेज की जिसका नामांकन 17 तारीख तक है, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये सूची जारी की गई है। अब इसमें थोड़े और नाम ही चाहिए। बाकी जो है अब उसके बीजेपी के पास टाइम होगा कि जो सेकेंड फेज के इलेक्शन है उसके लिए उनको तो उनके पास थोड़ा सा वक्त है। लेकिन इस पहली सूची से बीजेपी ने एक तरह से पैटर्न बता दिया है कि यदि किनका किनका नाम कट सकता है, किनको जगह दी जा सकती है, क्या क्राइटेरिया होगा। विनिबिलिटी जिसके बारे में कहा जाता है सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, अधिक एज होना हो सकता है, उससे आपकी टिकट कट जाए, आपको रिपीट नहीं किया जा सकता है,
कोई अब मंत्री हैं तो इसका मतलब टिकट की गारंटी नहीं है, ये भी देखने को मिला है इस सूची से। बिल्कुल, मनोगिया से भी मैं इस पर एक अपडेट लेना चाहूंगी। मनोगिया, अब आगे के जो नाम होंगे वो अब इसी आधार पर होंगे जो आपने जिसका जिक्र पहले भी किया था कि विनेबिलिटी ही एकमात्र क्राइटेरिया अभी फिलहाल नजर आ रहा है बीजेपी के लिए, प्राथमिकता इसी बात को दी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में जितना महत्व सर्वे आपके नाम पर, उसमें अगर आप मंत्री हैं या आप बहुत बड़े या बहुत पुराने या बहुत कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं होता है कि इसके आधार पर आपको टिकट दी जाए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि सीट किसी की नहीं होती, जनता फैसला लेती है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। और ऐसे में अगर आंकड़ों में ये आ रहा है कि वहाँ पार्टी सिर्फ उम्मीदवार बदलने से जीत सकती है, उम्मीदवार हटाने से जीत सकती है, या फिर जातीय समीकरण में अगर कुछ बदलाव करे तो उसके आधार पर जीत सकती है, तो नंबर गेम है ये। और जब आप नंबर गेम में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आंकड़ों पे जा रहे हैं, और आंकड़ों के साथ साथ उस समय चुनाव के जो भी मुद्दे हों उनको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति और राजनीति तैयार की जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा संभवतः जिस तरह से नाम बदले गए हैं, 20% की बात आ रही थी कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे एक से एक में दिए जाएंगे। जो इस बार बीजेपी की सीट है उसमें करीब 15 से 20% के परिवर्तन आने की बात थी, जिसमें से कुछ मंत्रियों की भी टिकट कट रही है जो कि कट गई है, और उसके बाद भी अब जो अगली लिस्ट आएगी जिसमें मात्र 30 लोग ही बचे हैं, तो मैं ये कहूँ कि सिर्फ 1/3 ही अभी लिस्ट बाकी है और 2/3 आ चुकी है। तो 2/3 के आधार पर भी अगर आप कहें तो उसके हिसाब से भी महिलाओं की संख्या 9 रखी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री या फिर वर्तमान के उप मुख्यमंत्री, इन सभी को टिकट दी गई है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी को पिछली बार नहीं दी गई थी टिकट तो उन्हें भी दी गई है, सिर्फ इसी आधार पर कि किसने काम अपना कैसा किया है। हर इलाके का समीकरण अलग होता है, कहीं पर विकास का समीकरण है, कहीं पर जाति का समीकरण है, और कहीं पर जाति का समीकरण बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये ध्यान में रखा जाता है कि किस इलाके में कौन सा वोट बैंक सबसे ज्यादा है, और वोटरों की तादाद और उसी के आधार पर टिकट दी गई है। बिल्कुल, और अखिलेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, महिला कैंडिडेट्स की बात करते हैं हम, लगातार हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि 9 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया गया है। इन प्रत्याशियों से जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, थोड़ा सा कास्ट कॉम्बिनेशन की भी जानकारी मिली है, वो भी मैं आपसे साझा कर देता हूँ कि बीजेपी ने अपने जो 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, इसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 11 जो हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से टिकट बीजेपी ने दिए हैं, 17 उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। इसके साथ ही 6 टिकट जो दिए गए हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से दिए गए हैं। 9 महिलाओं को टिकट बीजेपी ने दिया है। साथ ही बीजेपी ने ये भी कोशिश की है कि कहीं पर भी समीकरण बदले ना और न ही समीकरणों को कोई झटका लगे। जिस तरह से मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक औरई सीट है, वहाँ पर बीजेपी ने यादव सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया। वहाँ पर अब राम सूरत राय को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। तो यानी आप अगर यादव का टिकट काट रहे हैं तो आप एक ईबीसी को टिकट वहाँ पर दे रहे हैं। ये बीजेपी ने बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक यहाँ पर अपने टिकटों का चयन किया है। दूसरी बात ये भी है कि जो नए चेहरे हैं, युवा खून है, उनको बीजेपी ने मौका दिया है। महिलाओं पर तो फोकस है ही, साथ ही जो युवा नेतृत्व है उस पर भी फोकस दिया गया है। चाहे पटना साहिब की सीट हो, चाहे कुमरार हो या राजनगर सीट हो, यहाँ पर बीजेपी ने युवाओं को मौका दिया है, नए खून को मौका दिया है। इसके साथ ही 2 पूर्व सांसदों पर भी बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है। रामकृपाल यादव का हम जिक्र कर चुके हैं विस्तार से। साथ ही हम ये बताते थे कि सुनील कुमार पिंटू, ये भी बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, इनको भी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है, जिस तरह की सीट है, जो उसका कैरेक्टर है सीट का, उसी हिसाब से पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, ताकि ज़्यादा कोई उलटफेर ना करना पड़े, जो मतदाता है उनको ज़्यादा कोई बड़ी सरप्राइज़ ना हो और उनके सामने फैसला करने में कोई बड़ी मुश्किल ना आए। इन सब बातों का ध्यान बीजेपी ने रखा है। बिल्कुल, और इस बीच हम दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, प्रमुख मंत्रियों और दिग्गजों पर भरोसा यहाँ पर बीजेपी ने जताया है। बीजेपी ने अपने कई कद्दावर मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को उनकी वर्तमान सीटों से दोबारा मैदान में उतारा है। मंत्री नितिन नबीन को पटना की बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं मंत्री मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय सरावगी को दरभंगा सीट से चुनावी जंग में उतारा गया है, जबकि नीरज कुमार बबलू छातापुर सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो मनोरंजन जी, इस पर क्या आपके पास जानकारी? कई कद्दावर, वरिष्ठ और वहां के जो प्रमुख चेहरे हैं उन्हें मौका यहां पर बीजेपी ने दिया है, क्योंकि चुनावी जंग में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बेस्ट चेहरों को, जो सबसे ज्यादा जिनमें, जैसे कि मनोगिया बता रही थी, विनेबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो प्रमुख तौर पर नजर आ रहा हो।
जी हाँ, यदि आप जंग में जाते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके सारे सेनापति जो हैं वो जरूर मैदान में मौजूद हों। इसलिए बीजेपी ने भी वही किया है। उनको मालूम है कि बड़े बड़े नाम होने जरूरी हैं जो कि लगातार जीतते आए हैं, जिनकी वजह से पार्टी जो है इतनी बड़ी हुई है यहाँ पर बिहार में। और यही वजह है कि उन सभी नामों को रिटेन किया गया है। कुछ नाम जो है जरूर इस प्रोसेस में पीछे छूट गए हैं, लेकिन उसकी कुछ और वजह हैं। जैसा मैंने कहा कि कई जो है 7 बार से आप लगातार जीत रहे हैं, आप 75 साल के हो गए हैं, या फिर कहीं सर्वे में आपके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो, इस वजह से भले ही उनको हटाया गया है। वरना बीजेपी ने उन सभी बड़े चेहरों को रिटेन किया है, कुछ चेहरों को लाया भी है। जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि 2 पूर्व सांसद, उनको भी लाया है। सांसद एक बड़ा चेहरा होता है। रामकृपाल जी को भी दानापुर से टिकट दिया गया। तो बीजेपी जो है कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहती है। जाहिर है, आप यदि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो आप कोई कोर कसर नहीं रखना चाहेंगे।